जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको धन यानी वेल्थ, काम करने के मौके यानी अपॉर्चुनिटी, उनके बारे में बताऊंगा। और किसी कुंडली में जब महादशा जातक की चलती है तो वहां पर उसको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे इस वीडियो के द्वारा। देखिए, इस कुंडली को अगर आप देखते हैं तो ये कुंडली 2 नंबर की कुंडली है। 2 नंबर की कुंडली विशेष रूप से ऋषभ कुंडली एक ऐसे जातक को रिप्रेजेंट करती है जो बहुत मेहनती होता है। एक ऐसे जातक को रिप्रेजेंट करेगी जो वो बहुत मेहनती हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऋषभ जैसे बैल वो मेहनती भी होता है या वो आराम करना भी पसंद करता है। तो ये यहाँ पर वो जातक मेहनत करना पसंद करेगा या आराम करना पसंद करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? एक क्वेश्चन ये उठता है। दूसरी बात है कि बाय नेचर 2 नंबर वाले की जिंदगी में मेहनत करना लिखा ही होता है, बाय नेचर की बात करें। लेकिन क्या वो जातक वाकई में ही मेहनती होगा या वो कम मेहनत करेगा? ये सब डिपेंड करता है कि उसका जो लगन का स्वामी है वो कहाँ बैठा है। अगर शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में जाके बैठ गया है तो जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट्स का है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, तो वहां पर शुक्र बैठ गया। तो ये हमारी पहली बात एक कुंडली से पता चल जाता है। दूसरी बात, हम इस कुंडली में ये देख रहे हैं दूसरा भाव जो है वो संचित धन का है, जो एक्युमुलेटेड वेल्थ का है, जो आपका बैंक बैलेंस है, आपका फूड ग्रेन है जो उसको आप स्टोर करके रखते हो, या आप जो घर में ही कुछ गहने या जो कॉस्टली आइटम्स रखते हो जो किसी मेटल फॉर्म में होती हैं, तो वो भी यहाँ पर सेकंड हाउस से देख सकते हैं। और 11th हाउस जो है ओवरऑल हर प्रकार के जिंदगी के लाभ, किसी भी कार्य करने के पश्चात, किसी भी आपकी कुंडली के भाव के संबंध अगर 11वें भाव से हो जाता है तो वो लाभ देने की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर एक रूल है कि जब भी 11th हाउस का और 12th हाउस का आपस में संबंध हो जाए तो जातक के जीवन में धन कमाने की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती है। तो यहां पर देखेंगे कि बुध और गुरु, जो कि इस कुंडली के, अगर आप देखेंगे तो बुध जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है और गुरु जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है। तो इस जातक के कुंडली के अगर हम देखें तो गुरु और शुक्र में आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर ना ही गुरु की कोई पंचम दृष्टि या आप कह लीजिए नवम दृष्टि बुध के ऊपर जा रही है, लेकिन जो बुध ग्रह है वो जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उनमें से एक ग्रह शुक्र भी है, जो वहां लग्नेश भी है, और यहाँ पर वो छठे भाव का स्वामी भी है जहां पर गुरु बैठा हुआ है। तो विशेष रूप से ये जिस भी जातक की कुंडली होगी उसके एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा होंगे सरकमस्टांसेस में, लेकिन उसको स्वयं को इतना ज्यादा लाभ प्राप्त होते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन इसका एक वर्जन और है, जब ज्यादा धन कमाया जा सकता है या वो कम धन कमाया जा सकता है परंतु धन कमाया जा सकता है। तो वहां पर यह है, जब नवम नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी अगर दूसरे या 11वें भाव के स्वामी के साथ कोई संबंध बना ले तो जातक फिर भी थोड़ा बहुत धन कमा सकता है।
बहुत अत्यधिक धन तब कमाता है जब दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव के स्वामी के साथ नवम भाव के स्वामी का संबंध बन जाए, तो जातक ज्यादा धन कमाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे भाव के स्वामी का और नवम भाव के स्वामी का यानी बुध और शुक्र की, ना बुध और शनि की आपस में युति है, और जो 12वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का जो 11वें भाव का स्वामी है, वो गुरु यहाँ पर जो दूसरा भाव है उसको देख भी रहा है। तो दूसरे भाव का स्वामी का जो 11वें भाव के स्वामी का संबंध दूसरे भाव से हो रहा है, और दूसरे भाव के जो 12वें सॉरी मैंने क्या बोला, कि जो 11वें भाव का स्वामी है गुरु, उसका संबंध यहाँ पर दूसरे भाव से हो रहा है, और दूसरे भाव की स्वामी का जो नवम भाव के स्वामी से संबंध होने से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी तो इस जातक के जीवन में धन कमाने की अवश्य ही आएंगी, लेकिन वो इतनी नहीं होंगी जितना अगर यहाँ पर मान लीजिए ये गुरु भी यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठा होता, तो गुरु शनि और बुध की युति होती, तो ये जातक वाकई में ही बहुत धनवान हो सकता था। अब ये जो कुंडली है, इस पे हम एक और बात कर लेते हैं, फिर इस पे दूसरे रूप में आऊंगा। अगर ये किसी जातक की कुंडली नहीं है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये किसी जातक की कुंडली नहीं है, और किसी देश को जब किसी राष्ट्र को इंडिपेंडेंट या उसको आजाद घोषित कर दिया गया, तो उस देश की एनर्जी कैसी बनेगी, उस देश के सर्कमस्टांसेस कैसे बनेंगे, वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर ये 2 नंबर की कुंडली बनी, तो अवश्य ही इस देश के कुंडली में लिखा गया है कि एक ही देश मेहनतियों का देश होगा। और दूसरा भाव का जो स्वामी है बुध, वो पंचम भाव का भी स्वामी है। तो यानी यहाँ दूसरे और पंचम भाव का भी आपस में इस सेम स्वामी होने से संबंध हो गया, और लग्नेश के साथ उसका संबंध है, और तृतीय भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, उसके साथ संबंध है। या आप कह सकते हैं नवम और दसम भाव का जो स्वामी है शनि, उनके साथ भी संबंध है। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस का स्वामी भी जो तृतीय भाव में बैठा है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 ग्रह बैठे हैं। 5 ग्रह में से बुध के पास 2 भाव का स्व एनर्जी है, और शुक्र के पास भी 2 भाव का एनर्जी है, तो टोटल 4। 2 भाव का जो हो गया इसके पास, शनि के पास 6, और सूर्य और चंद्रमा 1 1 8। तो 8 भाव की जो एनर्जी है वो तीसरे भाव के पराक्रम के भाव में आ रही है। तो अवश्य ही इस देश को अगर कुंडली बनती है, छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट का है, कंपटीशन का भी है, या आप कह सकते हैं कहीं पर लड़ाई झगड़े को भी इंडिकेट करता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए ये देश की कुंडली हो, तो उस देश की कुंडली के हिसाब से अगर हम इस पे कुछ कमेंट करना चाहें, तो इस पे क्या कर सकते हैं, वो ये है कि इस देश की मान लो मंगल की महादशा चल रही है, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो मंगल की महादशा के हिसाब से, तो मंगल की जो दशा है वो टोटल 7 ईयर्स की होती है। तो 7 ईयर्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, तो 2 साल 4 महीने की हिसाब से नक्षत्रों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र जो है वो चरण के हिसाब से, 2 चरण 2 नंबर की राशि में, 2 चरण 3 नंबर की राशि में। तो ये जो पहला नक्षत्र होगा जो मंगल का है मर्गशिरा, उसके 2 पद जो आएंगे तौरस में आएंगे, 2 पद जो आएंगे जेमिनी में यानी मिथुन में आएंगे। सिमिलरली 6 और 7 में चित्रा नक्षत्र के 2 2 पद आ जाएंगे, और 10 और 11 नंबर राशि में धनिष्ठा के पद आ जाएंगे। तो जब इसकी मंगल की महादशा इस कुंडली के अनुसार चलेगी, यानी अगर 6 9 2025 में अगर मंगल की महादशा चली, इसमें 2 साल सीधे जोड़ देंगे, तो ये सितंबर
6 सितंबर 2027 तक हो गया, और उसमें 4 महीने और जोड़ देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए दिसंबर या जनवरी 2028 तक, जनवरी 2028 तक इस जातक का या इस देश की कुंडली के हिसाब से, तो पांचवा भाव और सातवां भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होगा। तो इस दौरान कुछ कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध या जो लड़ाई झगड़े की संभावना तो रहेगी। तो यहां पर जो मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन क्या होता है? स्ट्रेटेजिक कंपटीशन खाली लड़ाई नहीं होता, फायदे के लिए एंटिटीज यानी देश, कंपनियों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दुश्मनी है। तो 6/9/2025 से लेके जनवरी 2028 के बीच तक, तो यहाँ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की वजह से आप कह सकते हैं देशों के बीच या कंपनियों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दुश्मनी है। तो आप देखेंगे कि अभी इंडिगो की फ्लाइट में कुछ ऐसा, उनका जो इंटरनल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा एजेंडा जरूर था, जो इतनी सारी फ्लाइट्स वगैरह जो उन्होंने कैंसिल की और लोगों का इतना नुकसान हुआ। क्यों हुआ? वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस देश की एनर्जी के अनुसार एक्टिवेट है। हर किसी पे किस रूप से करेगा वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का कहीं ना कहीं एक्टिवेशन आपको दिखाएगा। तो इस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के दौरान क्या होता है, जब लंबे समय तक कोई चलने वाली दुश्मनी है जिसमें खुले हथियारबंद संघर्ष की सीमा से नीचे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी यहाँ पर कोई हथियारों की या बमबारी की या बंदूकों की लड़ाई नहीं, ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जिसको इकोनॉमिक की लड़ाई बोल सकते, इकोनॉमिक्स की लड़ाई बोल सकते हैं, या इकोनॉमिकल लड़ाई बोल सकते हैं, या टेक्नोलॉजिकल लड़ाई बोल सकते हैं। विभिन्न डोमेन पर इसका असर होता है या फोकस होता है। जबकि लड़ाई का सीधा मतलब क्या है, लक्ष्यों के लिए, लक्ष्यों को यानी अपने जो भी टारगेट को पाने के लिए सीधी अक्सर जोरदार लड़ाई, सहयोग या पूरी लड़ाई की बीच की खाई को, ग्रे जोन जिसको आप कह सकते हैं, टैक्टिक्स वगैरह सब कुछ शामिल हो सकती है। स्ट्रेटेजी तय करती है कि जे कैसे मुकाबला करना है। तो फिफ्थ हाउस जो है वो स्ट्रेटेजी का है। फिफ्थ हाउस स्ट्रेटेजी का है, लंबे समय का विजन है, रिसोर्सेज है, कंपटीशन लगातार चलने वाला मुकाबला है, सिक्स्थ हाउस है। तो अभी अगर हम 6/9/2025 से 28/1/2028 तक, यानी मतलब जनवरी का जो पीरियड पूरा ले रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम कहें, तो ये चीजें इस तरीके से, जो टेक्निकल लड़ाई है या इकोनॉमिकल लड़ाई है या ट्रेड की लड़ाई है, ये प्रोमिनेंटली इसका असर विभिन्न रूप से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये 28/1/8/2028 से, तो इसमें 2 साल जोड़ेंगे तो पूरा हो गया 28/1/2030, और उसमें 4 महीने और जोड़ देंगे तो मई। तो मई 2030 तक का जब पीरियड आएगा, तब यहाँ पर इस देश की एनर्जी जो होगी वो पूरा धर्म गुरु बनने वाली, या रिलीजन की, या जो आप कह सकते हैं कर्म की, या जो प्रोफेशंस के नए नए तरीके के जो रोजगार हैं या जो भी है, कोई नए काम, जो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो नई चीजों के सेटअप के प्रोजेक्ट्स आपको होते हुए दिखाई देंगे। और फिर 30/5 से लेके 6/9/2032 के बीच जो आपको दिखेगा कि इस देश की बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, क्योंकि उस टाइम पे जो असेंडेंट है और जो सेकंड हाउस है, जो संचित एक्यूमुलेटेड धन का हाउस है, और सेल्फ का जो हाउस है, वो दोनों एक्टिवेटेड होंगे। और जब दोनों एक्टिवेटेड होंगे तो इस तरीके से यहाँ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। तो आज का एक स्कोप के हिसाब से, कुंडली के दायरे के हिसाब से, क्योंकि इस कुंडली में यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा वो धन क्यों ले जाएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ काम करेगा वो धन क्यों बना लेगा, वो इसलिए बना लेगा क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है,
इस चार्ट के जो देश की जो भूमि की जो एनर्जी है, वो केतु 8 में है, ट्रांसफॉर्मेशन पेन। शनि 4 में है, केयरिंग। और राहु 2 में है, तो वो आपको एफर्ट्स के साथ ही धक देता है। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति आएगा यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी से, ट्रांसफॉर्मेशन से, पेन से, रिसर्च से, एग्रीकल्चर से, जो भी आप कहना चाहें, रिफाइनरी से, जिस तरह की भी है, लेकिन वहां पर जो लोगों की, पब्लिक के सेवा करने के नाम पर, मतलब कोई भी है केयरिंग के नाम पे प्रोजेक्ट सर्व करेगा, और उसको वो यहाँ से उस सर्विस के द्वारा, यानी सर्विस प्रोवाइड करते हुए व्यक्ति यहाँ पर अवश्य ही धन बना लेगा। जैसे अंग्रेज भी जब आए थे, या फॉरेनर्स भी जब आए थे, या मोहम्मडन्स भी जब आए थे, जब हमारे देशों पे इतने, इस मतलब देश पे राज किया, तो अभी आप देखोगे वो एक हिडन एजेंडा 8 नंबर की राशि का एनर्जी लेके आए थे, और लास्ट में सब लोग धन बना के चले गए। तो यहाँ की ये कुंडली की एनर्जी है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे आज अब आप देखोगे, अगर आप इस देश की एनर्जी को आप देखोगे, आजकल क्रिकेट का बड़ा वो है, हिडन एजेंडे के साथ सब शुरू होता है और लास्ट में प्रॉफिट लेके ही जाता है, क्योंकि लोगों को समय समय पे जो एनर्जी है वो चेंज होती है। छठा घर और पांचवा घर खिलाड़ियों के लिए भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। किसी इंडिविजुअल प्लेयर को खिलाड़ी बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसका फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस देख के हम बता सकते हैं। तो सेम वे अभी यहाँ पर जो फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस एक्टिवेटेड है, देखते हैं कौन कौन कितना पैसा बनाता है आने वाले टाइम पे, या कौन कितना इंडस्ट्री, या कौन कितना धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ता है। ये सब मंगल की महादशा इस देश की कुंडली के हिसाब से बता देगी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कुछ चीजें मैंने डायरेक्टली नहीं बोली हैं नाम लिए हुए, तो आप इसको दोनों तरीके से लगाइएगा। जो भी इसको, जो लॉजिक को क्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर अपना कमेंट्स फीडबैक में डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो बनाने का सिंपल लॉजिक है, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना, और सच्चाई से रूबरू कराना। जय श्री राम, हर हर महादेव।